मैं 2018-19 में तक रहा। 18-19 में क्या कारण रहा कि आपको फिर बसपा? 19 में मैंने चुनाव लड़ाया गठबंधन का, याकूब कुरैशी जी को। हाँ जी, याकूब कुरैशी हमने काफी कवर किया। जी जी जी। तो फिर क्या कारण रहा उसके बाद, क्योंकि कुछ दिक्कत पेश आई पार्टी के साथ? दिक्कत क्या, मैं ऐसी कोई, क्योंकि बसपा भी चिंतन कर रही है कि ऐसा क्या कारण रहा कि जो अंबेडकरवादी समाज के लोग थे और जो खास तौर से जो दलित समाज से जिन्होंने मेहनत करके संघर्ष किया और मजबूत निकल के आए सामाजिक आर्थिक रूप से, आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, आपका अस्पताल भी है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बसपा के हाथ से निकल जाते हैं। आप समाजवादी पार्टी में हैं, वो आपका वर्तमान राजनीतिक है, वो तो शुभकामनाएं उसके लिए आपको, अच्छी बात है। सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, अपने अपने पसंद की पार्टी में जाने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इस बात का चिंतन मनन भी कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो मजबूत रहे वो पार्टी में क्यों नहीं रुक पाए। तो उसके बाद आपको पद ये कब मिला जो आप? ये 18 में मुझे पद मिला। 18 में मिला। तो कितने साल आपने कुल मिलाकर काम किया बसपा में? बसपा में यूं तो काम करने के हिसाब से देखा जाए तो बिना पद के भी काम किया है। पहले बिना पद के? भाई बिना पद के हमने बहुजन चौपाली लगाई, 650 गाँव में लगाई चौपाली, उसमें बसपा के प्रचार किया है। मेरठ के ही? हाँ, मेरठ और सहारनपुर के जो गाँव है उनमें 650 गाँव में बहुजन चौपाल लगा कार्यक्रम चलाया था बाकायदा, ताकि जो है बहुजन जो बीएसपी जो है वो मजबूत हो। राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब जो हैं, अगर किसी कार्यक्रम में जो अंबेडकरवादी तबका या जो नीला झंडा उठा के घूम रहा है युवा, खासतौर से पश्चिम यूपी का, अगर हम उससे पूछें कि भाई बाबा साहब के कुछ मुख्य काम बताइए आप, या कभी आपने वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़ने का प्रयास किया या प्रॉब्लम ऑफ रूपी पढ़ने का, देखा कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि जो बीकॉम ऑनर्स भी कर रहे हैं, क्या उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी में बाबा साहब ने क्या कहा, या जो हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहब ने जो रिकमेंडेशन करी जिसके आधार पे आरबीआई बना, या सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो फाइनेंस को लेके, तो बहुत सारे ऐसे बाबा साहब के, या पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, तो क्या इन सब किताबों से वास्ता बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, नमस्कार, जय भीम। हमारे पॉडकास्ट की श्रृंखला में स्वागत है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है, मेरे साथ डॉक्टर हरविंदर जी हैं, जो कि एक जाना माना नाम है, मेरठ के सर्जन तो हैं ही और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकरवादी हैं, एक राजनेता भी हैं। और हम जो है ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर रहे कि डॉक्टर साहब का संबंध जो है राजनीति से है, पहला संबंध जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक जो काम है, सामाजिक पहचान है और अम्बेडकरवाद को मजबूत करने के लिए जो काम किए हैं, इसलिए आपके साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत स्वागत है। बहुत सारे सवाल इसमें हम करने वाले हैं और वर्तमान परिचय ये है कि डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में मेरठ दक्षिण विधानसभा के प्रभारी हैं, और साथ ही इसके अलावा जो समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में भी मेरठ नगर, मेरठ शहर जो है वहां के अध्यक्ष रह चुके हैं उस विधानसभा के, और लगातार बहुजन समाज के लिए काम किया है। सर, सवाल मैं पहले सामाजिक विषयों पे शुरू करूंगा, उसके बाद फिर राजनीति और फिर 27 के चुनाव को लेकर। सवाल बहुत सारे होंगे और आपसे उम्मीद है कि आप छोटे जवाब देंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, ये लंबा चला जाता है 1 घंटे तक। जातिवाद से मैं शुरू करता हूं सर, कि जातिवाद की बहुत सारी घटनाएं हमको लगातार देखने को मिल रही हैं, चाहे मेरठ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, तो जो बारात रोकने की जो घटनाएं होती थी, जो राजस्थान या गुजरात से कभी सुनने को मिलती थी, वो उत्तर प्रदेश में बहुत आम हो गई हैं। क्या कारण देख रहे हैं इसके पीछे आप? पहले तो डीएनएन के सभी दर्शकों को जय भीम नमोधाय। आपने पहला सवाल आपका है कि जातिवाद, भारत में जातिवाद जो है एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक व्यवस्था के कारण जातिवाद होता है। जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोग वर्चस्व या अपना चाहते हैं समाज के अंदर, उनके द्वारा ये की गई जातिवादी व्यवस्था है। आप इसे जातिवादी कहते हैं, लेकिन हम इसे सामाजिक आतंकवाद कहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो आतंकवाद के लिए लोग बड़ा चिंतित हैं जो पहलगांव में हुआ, लेकिन भारत में आए दिन रोज दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को मारा जाता है। वो जो मारा जाता है वो सामाजिक व्यवस्था के कारण मारा जाता है, इसकी कोई आवाज नहीं उठाता। हम इसे सामाजिक आतंकवाद कहते हैं। तो सामाजिक आतंकवाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन, जब से बीजेपी सरकार आई है, और पहले भी होती थी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ये सामाजिक आतंकवाद की घटनाएं सबसे ज्यादा हैं। जैसे आप देखेंगे, आंकड़े भी उठाएंगे,
एनसीआरबी के आंकड़े भी जो है वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इन घटनाओं में नंबर 1 पर है, अग्रणी है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के हालात हैं। तो जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ जातिवाद व्यवस्था के कारण भी है, और जातिवाद इसलिए भी है क्योंकि हमारे लोग भूमिहीन हैं। जो मैं देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि समाज के पास अगर भूमि होती तो हो सकता है वो किसी के खेतों में काम करने आते हैं तो और वो अपने सशक्त अपनी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं। तो भूमिहीन भी होना हमारे समाज के लिए एक उसका एक जो है अभिशाप है, कारण भी है। सवाल ये है कि समाज मजबूत हुआ है ऐसा आप मानते हैं आर्थिक रूप से, व्यापक रूप में? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि उस गुलामी की, उस जातिवाद की बेड़ियां तोड़ के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे निकल कर आए हैं, ये मानते हैं आप? देखिए कुछ है, लेकिन अगर कुछ ही लोग अगर इतने बड़े समुदाय से निकल करके उनका सामाजिक आर्थिक अगर ऐसा हुआ है तो वो पूरे समुदाय को प्रभावित नहीं करता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो लोग भी आवाज नहीं उठा रहे हैं उस बड़े पैमाने पर। जैसे बाबा साहब की जयंतियां मन रही हैं, बड़े आयोजन हुए, जैसे हापुड़ में बड़ा आयोजन अभी चल रहा है 24-25 को रामलीला मैदान में, आपने ही बड़ा आयोजन किया, तो उसमें बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। पर इतनी बड़ी भीड़ जो है उस गांव में क्यों नहीं पहुंच जाती जहां जातिवाद हो रहा है? मेरठ की घटनाएं, थार से कुचलने के प्रयास किए गए, शायद उसमें जान माल की नुकसान हुआ है। बुलंदशहर में हुआ ये, ऐसा एक व्यक्ति उसमें मारा, एक व्यक्ति मारा गया, मौत हो गई है और 3 घायल हैं। और बारात रोकने की घटनाएं भी मेरठ में निकल के आई हैं। हाँ, मेरठ में भी, तो तमाम भारत में है, तमाम हम किसी एक तरफ एक आवरण बना हुआ है कि हम बहुत मजबूत हैं, तो वो मजबूत लोग कहाँ चले जाते हैं जब जातिवादी घटनाएं घटित होती हैं? हापुड़ से मेरठ की दूरी बहुत नहीं है, हापुड़ के लोग चाहें तो मेरठ आ सकते हैं। 1000-2000 गाड़ियां वहीं पार्क कर दें उस गांव में जाके और पूछें, एसपी को फोन लगाएं कि भाई समाज आ गया है, जवाब दीजिए। ऐसा होता नहीं है। वैसे देखिए, एक कारण मैं बताता हूँ, जैसे हमारे भी कुछ जो लोग राजनीति करते हैं, अभी अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हाथरस का कांड एक ऐसा कांड था जिसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, और आज उसके जो लोग हैं वो बरी हो गए। हाथरस का कांड जो है मनीषा हत्या, वो जो रेप कांड और हत्याकांड है। लेकिन अगर आप देखें तो उसी में एक व्यक्ति जो है जिसने लठ खाए उसके लिए, तो वो संसद में भी है। लठ खाने वाला व्यक्ति आज मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री है। साहब की बात कर रहे हैं। कोई भी है जो जिसने लठ खाए उस कांड में, वो केंद्रीय मंत्री है। और जिसने ये कहा था कि हम जो है अपनी बहन को न्याय दिलाएंगे, आंदोलन करे, वो सांसद भी है। लेकिन क्या हाथरस जैसे कांड में हमारे राजनीतिक नेता न्याय दिला पाए? 2 साल पहले का हाईकोर्ट का आदेश है। वो तो 54 वाली बात भी कही थी उन्होंने। हाँ, मैं तो 2 साल पहले का हाईकोर्ट का आदेश भी है, इस बात का आदेश है कि इस परिवार को सुरक्षित जगह शहर में स्थापित कर दिया जाए। हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार नहीं मानती है, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो वो जो नेता फोटो खिंचाने जाते हैं वो न्याय के लिए नहीं जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा। यहीं से हमारी हार हो जाती है। नहीं, एक नई पीढ़ी इस तरह के युवा अंबेडकरवादी दलित नेताओं की तैयार हो रही है, जो कि लाव लश्कर के साथ और बहुत ही दंदनाते हुए जाके या तो पुलिस से भिड़ जाते हैं या फिर वो उस गांव में बड़ा हो हल्ला करके आते हैं और न्याय के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं और फिर वो लौट जाते हैं और वहां युवाओं पे मुकदमा हो जाता है। इसको सही मानते हैं आप? गलत नहीं, ये जो है ऐसे न्याय पाना गलत है। ये एक दिन में आपको न्याय नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ेंगे तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि सड़कों पर अगर आंदोलन से न्याय मिलता तो आपको मिल जाता। अगर सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करने से अगर आपको न्याय मिलना होता तो इस सदियों से चली आ रही जो व्यवस्था है इसमें आपको न्याय मिल जाता। और न्याय मांगने भी हम उनसे जाते हैं जो सामाजिक अन्याय करते हैं हमारे। तो सामाजिक अन्याय करने वाले से न्याय कैसे हो सकता है? आप इससे उम्मीद करना बेईमानी है। तो जो लोग जाते हैं ऐसा, वो अक्सर फोटोग्राफी 3-4 दिन की होती है, उसमें जो है आप जो उसे न्याय नहीं दिला पाते। न्याय दिलाने के लिए ना तो मूल मंत्र ये होता है, हम पेपर की बात करते हैं कि जो अन्याय हुआ है उसके मूल पेपर या जो लीगल ही है वो लीगल हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब वकीलों की एक बड़ी फौज चाहिए। लीगल तो हम कोई काम नहीं करते हैं, हम सड़कों पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके और एक दिन फिर वहां कुछ मुकदमे। राजनीति चमकाई जा रही है तो नेता बन जाता है। देखो समाज इस दौर में क्या मैं पाता हूँ कि समाज का व्यक्ति नेता बन गया, वो मजबूत हो गया, लेकिन समाज कमजोर हो गया। तो युवा में मुकदमे हो। हाँ, तो ऐसी लड़ाइयों से समाज कमजोर हो रहा है और बहुजनों के नेता मजबूत हो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। आरक्षण को कैसे देखते हैं आप कि अब सरकारी नौकरियां कम से कम होती चली जा रही हैं? देखिए, आरएसएस को अगर आप पढ़ते हैं तो आरएसएस का मूल मंत्र ये है कि कैसे भारत के अंदर से जो प्रतिनिधित्व है, आप आरक्षण कह रहे हैं लेकिन मैं उसे प्रतिनिधित्व कहता हूँ। आरक्षण कह करके तो लोग जो षड्यंत्रकारी मनुवादी व्यवस्था है वो उसे आरक्षण कह के बदनाम करती है, लेकिन ये हमारा प्रतिनिधित्व है।
तो इस हमारे इस प्रतिनिधित्व को आरएसएस बीजेपी की सरकार खत्म करना चाहती है। नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां होती थी जिनमें हमें प्रतिनिधित्व जो भी वो शेड्यूल कास्ट से चाहे पिछड़े वर्ग से या तमाम जो भी उसमें प्रतिनिधित्व की बात होती है वो 2 करोड़ नौकरियों के लिए था। तो नौकरियां रोज निजीकरण को लेकर के जो है निजीकरण करती जा रही सरकार, नौकरियां खत्म करती जा रही। तो एक तरह से आरक्षण जो है खत्म हो रहा है भारत से, या प्रतिनिधित्व जिसे आप कह लीजिए, प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधित्व कहते तो आप आरक्षण कह रहे हैं, लोग भी आरक्षण कहते हैं, और इवन तमाम पेपर जो है तमाम मीडिया उसको आरक्षण कह करके जो कहती है। तो वो प्रतिनिधित्व सरकार खत्म कर देगी। अगर आप पिछला देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था, हम आरक्षण को इस कदर सुनने के लेवल पे ला करके खड़ा कर देंगे। तो संवैधानिक तरीके को अपना करके बीजेपी आरएसएस की सरकार हमारा खात्मा चाहती है। मतलब संविधान की परिधि में ही उन्होंने तरीका ढूंढ लिया है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो संविधान बदलने नहीं आए। मैं ये कहता हूँ संविधान बदला जा चुका है। अगर संविधान के दायरे में रह करके संसद में हमारे खिलाफ बिल पास हो जाते हैं तो संविधान तो बदल गया। मैं सवाल जो पूछ रहा था जातिवाद को लेके वो इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमने बाबा साहब को पढ़ना छोड़ दिया है, या मैं खासतौर से पश्चिम यूपी की बात कर रहा हूँ, या यूपी के या हिंदी बेल्ट को ले ले मोटे तौर पे, तो बाबा साहब की जयंतियां बहुत हर्षोल्लास से मनाई जा रही हैं। तो ठीक है, एक दिन का उबाल है वो, लेकिन क्या अंबेडकरवाद को उस रूप में समझा जा रहा है? क्या जो लोग हैं, क्योंकि मैंने डीजे पे नाचते नील रगड़ते हुए युवा देखे, उसमें बहुत लोग नशा भी कर रहे हैं और जाति सूचक गाने चल रहे हैं। तो क्योंकि आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं और एक तरह से एक एकेडमिक दुनिया को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि बेहतर तरीके से हम जयंती मना सकते हैं? विचार विमर्श, विचार गोष्ठियां, बड़ा पैसा लग रहा है ना उसके ऊपर, तो ये सवाल भी है। देखिए, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाना है इस प्रकार से मनाना या उस प्रकार से मनाना। बाबा साहब कभी जयंती के फेवर में भी नहीं थे और उन्होंने इसको कभी माना नहीं है। लेकिन हमारा, जैसे आपने सवाल किया कि आपने भी एक जो है उत्सव मनाया, तो हमारा उसका मकसद है कि जयंती विशेष पर कम से कम जो है बुद्ध, फूले, शाहू, पेरियार, अम्बेडकर मेले लगें। और उसके जरिए कम से कम जो बाबा साहब का साहित्य, फूले साहब का साहित्य, शाहू साहब का साहित्य या पेरियार साहब का साहित्य वो लोगों तक जाए। क्योंकि हमने जब ये शुरुआत की थी तो हमें खुद ही नहीं पता था ये साहित्य मिलता कहाँ है। तो हम चाहते हैं ये साहित्य घरों तक जाए और लोग उसे पढ़ें। इसलिए हमारा मेले का या जयंती विशेष पर जो है हमें मेले लगाने का कारण हमारा ये था कि वो साहित्य, बहुजन साहित्य लोगों तक जाए और इजीली चला जाए। क्योंकि राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब जो हैं, अगर किसी कार्यक्रम में जो अम्बेडकरवादी तबका या जो नीला झंडा उठा के घूम रहा है युवा, खासतौर से पश्चिम यूपी का, अगर हम उससे पूछें कि भाई बाबा साहब के कुछ मुख्य काम बताइए आप, या कभी आपने वेटिंग फॉर वीजा पढ़ने का प्रयास किया या प्रॉब्लम ऑफ रूपी पढ़ने का, देखा कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि जो बीकॉम ऑनर्स भी कर रहे हैं, क्या उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी में बाबा साहब ने क्या कहा, या जो हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहब ने जो रिकमेंडेशन करी जिसके आधार पर आरबीआई बना, या सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो फाइनेंस को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे बाबा साहब के, या पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास। तो क्या इन सब किताबों से वास्ता बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, देखिए, अगर हम पिछली स्टडी देखें या पहले का वो देखें, वर्तमान में देखें, तो हम पाते हैं कि साहित्य पहले के मुकाबले ज्यादा बिक रहा है। अब प्रगति मैदान में पाएंगे तो बहुजन साहित्य सबसे ज्यादा बिकता है, नंबर 1 पे चलता है। अभी हमने भी किताब लगाई है तो हमारे यहाँ भी काफी किताबें जो है, बुक्स जो लोगों ने ली हैं। तो लेकिन मैं बहुजन साहित्य जो छापने वाले प्रकाशन वालों से, उनसे अपील, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस साहित्य को थोड़ा सा सस्ता करें। अच्छा, सस्ता करें, अफोर्डेबल कर दें उसको। हाँ, उसे अफोर्डेबल करें, ताकि वो जितना ज्यादा जाएगा वही उतना ज्यादा जो बाबा साहब के विचार, फूले साहब के विचार फैलेंगे। यूपी पे आते हैं कि आपका राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ? आप एक डॉक्टर थे, आप सामाजिक रूप से सक्रिय पहले से ही थे, तो क्योंकि आपका संबंध अब तक 2 पार्टियों से, अब तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में निश्चित कुछ भी नहीं है और संभावना पर आधारित होती है राजनीति। जी। तो आपका सफर कब शुरू होता है राजनीति का? देखिए, वैसे तो अगर आप देखें, हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, हम जब 17 साल के थे तभी से ही बसपा को सपोर्ट करते थे। अच्छा भाई, जब हमारी वोट भी नहीं थी तब उस जमाने में भी वोट डाल दिया करते थे। तो अगर हम वैसे देखें तो, और जब हम अपने MS की डिग्री करके आए, हमने अपना कार्य संभाला, तो हमने जब चंदे भी देने शुरू किए ताकि पार्टी सशक्त और मजबूत हो। जो लोग आते थे हमने चंदे भी दिए हैं।
तो हमारा मकसद कभी राजनीति का रहा ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा कि हम हमारे लिए काफ़ी है। तो हाँ, लेकिन जब हमने देखा कि ये जो मूवमेंट वीक है और जो लोग जो इसको चलाने वाले लोग हैं वो जो है वो उनमें खुद ही नॉलेज नहीं है, तो हमें इस तरफ मूव करना पड़ा कि भाई, क्योंकि बाबा साहब की जब हम पढ़ते हैं, बाबा साहब की जो लाइनें पढ़ते हैं, तो बाबा साहब ने कहा, साफ कहा कि जो नेतृत्व, जो मूवमेंट का नेतृत्व पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आने से विचार आता है, विचार से जागृति पैदा होती, जागृति शक्ति पैदा होती। तो बाबा साहब कहते थे कि जो नेतृत्व है, वो जो मूवमेंट का नेतृत्व है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति करना चाहिए, क्योंकि 4th क्लास का व्यक्ति समूह तो बन सकता है, वो इकट्ठा तो हो सकता है, लेकिन विचार उसके यहाँ से वो नहीं आ सकता जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग से आ सकता है। और विचार की लड़ाई है। पर्ची कब कटी आपकी बीएसपी की मेंबरशिप की? पर्ची तो मुझे लगता है कटी होगी, तो कटती रहती थी, उसमें तो कोई ऐसी बार बार कटी वो। हाँ, तो फर्स्ट मेंबरशिप तो फर्स्ट वाली मानी जाएगी ना? हाँ, फर्स्ट मेंबरशिप हो सकता है 2014-15 के आसपास कटी हो। अच्छा, तो उसके बाद आपको पद ये कब मिला जो आप? ये 18 में मुझे पद मिला। 18 में मिला। तो कितने साल आपने कुल मिलाकर काम किया बसपा में? बसपा में यूं तो काम करने के हिसाब से देखा जाए तो बिना पद के भी काम किया है। पहले बिना पद के भाई बिना पद के हमने बहुजन चौपाली लगाई, 650 गाँव में लगाई चौपाली, उसमें बसपा के प्रचार किया है। मेरठ के ही? हाँ, मेरठ और सहारनपुर के जो गांव हैं उनमें 650 गांव में बहुजन चौपाल लगा कार्यक्रम चलाया था बकायदा, ताकि जो है बहुजन जो बीएसपी जो है वो मजबूत हो। तो हमारे पास कोई पद तो था नहीं, लेकिन हम काम तो पार्टी के लिए करते थे ऐसे बिना किसी उसके पद के। तो बिना पद के भी आप और बिना पर्ची के भी काम कर सकते हैं अगर करने वाले हों, तो ऐसी बात नहीं। चुनाव आपने लड़ने की तैयारी की थी आपने बसपा में रहते हुए? आप चाह रहे थे चुनाव लड़ना? नहीं, देखिए तो ऐसी बात है कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करने के लिए आदमी उसको जो है जो पार्टी के लोग देखते हैं भाई उनके चुनाव लड़ा दे या उनको चुनाव लड़ा दें, तो सोचते हैं। तो ऐसी बातें आई भी हैं कि भाई डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ा दें, ऐसी बातें आती हैं, सुनने में भी आती हैं, कुछ लोग कहते भी थे। गठबंधन के दौरान का जो दौर था जिसमें सपा बसपा साथ रहे, 2019 में साथ रहे, आरएलडी भी साथ रही जी, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बसपा को 10 सीट मिली, सपा को 5 सीट मिली और बाद में फिर वो गठबंधन लंबा नहीं चल पाया, उसे कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं निष्पक्ष तरीके से या निष्पक्ष होकर के बात करूं तो वो गठबंधन जो था उसकी टाइमिंग गलत थी। अच्छा, उसकी टाइमिंग गलत थी, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन सामाजिक गठबंधन में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन आज अगर आज 2019 के बाद 2025 देखते हैं तो आज अगर राजनीतिक गठबंधन हो ना हो, लेकिन जमीन पे सामाजिक गठबंधन तैयार है। तो टाइमिंग क्या है? अगर 2025 को आप जमीनी स्तर पर देखें तो जमीनी स्तर पे आज सामाजिक गठबंधन तैयार है, लेकिन 2019 में अगर आप वापसी जाएंगे तो 2019 में राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन सामाजिक गठबंधन उतना मजबूत नहीं था, या तो समाज को समय नहीं मिला। सपा को इतना फायदा नहीं मिला, उसके पीछे कोई कारण आपको समझ में आया कि समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत रही पहले भी और 5 सीट उनको मिली, लेकिन बसपा को 10 मिल गई? ये देखो, ये तो है, मैंने कोई उसकी एनालिसिस नहीं की 2019 के चुनाव में, मैं इतना मैच्योर भी नहीं हुआ हूँ ऐसे, मैंने एनालिसिस नहीं की थी कि भाई 10 क्यों है, 5 क्यों है। ये है। अब भविष्य में आप क्या देख रहे हैं? 27 के चुनाव आएंगे, 27 में पीडी की सरकार बनेगी। अब तो समाजवादी पार्टी में है तो आपका नहीं, देखो मैंने कहा मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने जो किया है आज जो जमीन पे क्या, वो पीडीए मूवमेंट आज जो है पीडीए मूवमेंट बन रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो है सामाजिक गठबंधन तैयार है। सामाजिक गठबंधन तैयार है तो इसका मतलब वो सामाजिक गठबंधन इसलिए तैयार है जमीन पे, वो बदलाव चाहता है और बदलाव का नेतृत्व तो वही कर सकता है जो जमीन पे हो। वो पीडीए जमीन पर है। तो बसपा के तो आंकड़े लगातार गिर रहे हैं, आप देखें चुनाव दर चुनाव 13% रहा था पहले, फिर उसके बाद 9 आया 24 के चुनाव में, फिर अभी जो हालिया उपचुनाव हुए हैं उसमें जो 9 सीटों के उपचुनाव हुए उसमें 6.5% के आसपास है। तो आपको तो काफी संतुष्टि होनी चाहिए कि आपके जो राजनीतिक विरोधी पार्टी है वर्तमान में, नहीं, वो उनकी अपनी कार्यशैली है, मैं उनकी कार्यशैली पे कोई कटाक्ष से टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो पार्टी जमीन पे काम करेगी, जो जनता की आवाज उठाएगी, जो जनमानस की आवाज उठाएगी, वो बढ़ेगी। मैं उनकी किसी बात पे वो उनकी अपनी कार्यशैली है, वो कैसे कार्य करते हैं या उनके यहाँ कैसे कार्य होता है तो वही जान सकते हैं। उनके कब तक रहे आप डॉक्टर साहब बसपा में? मैं 2018-19 में तक रहा। 18-19 में
क्या कारण रहा कि आपको फिर बसपा? इसमें मैंने चुनाव लड़ाया गठबंधन का, याकूब कुरैशी जी को। हाँ जी, याकूब कुरैशी हमने काफी कवर किया। जी जी जी। तो फिर क्या कारण रहा उसके बाद, क्योंकि कुछ दिक्कत पेश आई पार्टी के साथ? दिक्कत क्या, मैं ऐसी कोई, क्योंकि बसपा भी चिंतन कर रही है कि ऐसा क्या कारण रहा कि जो अंबेडकरवादी समाज के लोग थे और जो खास तौर से जो दलित समाज से जिन्होंने मेहनत करके संघर्ष किया और मजबूत निकल के आए सामाजिक आर्थिक रूप से, आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, अस्पताल भी है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बसपा के हाथ से निकल जाते हैं। आप समाजवादी पार्टी में हैं, वो आपका वर्तमान राजनीतिक है, वो तो शुभकामनाएं उसके लिए आपको, अच्छी बात है। सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, अपने अपने पसंद की पार्टी में जाने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इस बात का चिंतन मनन भी कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो मजबूत रहे वो पार्टी में क्यों नहीं रुक पाए। अच्छा, या पार्टी नहीं रोक पाई? ये तो पार्टी के लोग बताएंगे, या जो उनका पद होता है। आपका बोन ऑफ कंटेंशन क्या रहा, मतलब आपको क्या रहा कि यार ये गड़बड़ हो गया, नहीं तो मैं और काम कर सकता था, मैं कर ही रहा था मैं तो। नहीं, जो उनके अल्टरनेटर या कोऑर्डिनेटर वो बनाते हैं, अच्छा, ये तो उनसे उनकी समीक्षा करनी चाहिए कि अच्छे लोग आपसे क्यों निकलते जा रहे हैं। अगर अच्छे लोग पार्टी से, बीएसपी से निकलते जा रहे हैं, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आपका पत्र बना था निष्कासन वाला, या आपको आपने मेरा कोई पत्र नहीं, कोई पत्र नहीं बना? क्योंकि पत्र बहुत बन जाते हैं आजकल कई बार। मेरा कोई पत्र नहीं बना। देखा होगा ना आपने वो जी, कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण। नहीं, मेरा कोई पत्र नहीं बना था। मैंने तो फिर वो जो है अपना समाजवादी पार्टी को मैंने जो है ज्वाइन किया और उसमें काम कर रहा हूँ। मेरा कोई पत्र नहीं बना, लेकिन उनकी पार्टी 6.5% पे कैसे आ गई, ये तो उनको अपने अल्टरनेटर कोऑर्डिनेटर जो वो बनाते हैं उनसे पता करना चाहिए कि क्यों आ गई। और लगातार ग्राफ गिर रहा है तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। कौन कौन जिला अध्यक्ष रहे थे आपके दौरान जब आपने काम किया था? मेरे समय में तो वही थे, डॉक्टर सुभाष प्रधान थे, और अभी वही हैं, इस समय वही हैं। वही हैं अभी? वही, उस समय मेरे साथ में वही काम करते थे। और जोन वगैरह में कौन रहे थे? जो मंडल जोन कई लोग बदलते रहते, बहुत जल्दी बदलते हैं। मैं सभा पे आऊं उससे पहले, क्योंकि क्रोनोलॉजी में चल रहा है। अच्छा, कि अभी आप बसपा में थे तो पहले वो पूछ लेता हूँ। उसमें कई सारे लोग थे, जैसे सतपाल पेबला जी थे, और कई सारे, वो जल्दी बदलते रहते हैं। जी भी रहे होंगे? नहीं, वो उसमें पश्चिम उत्तर में प्रभारी शमसुद्दीन राइन साहब थे। अच्छा, पश्चिम के प्रभारी शमसुद्दीन राइन साहब थे, वही थे शायद, मुझसे सब काम करते थे हम लोग। तो कभी चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं नहीं हुई कि आपको चुनाव लड़ाया जाए बसपा की तरफ से? कहते थे चुनाव लड़ाएंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे, समाज में आपकी अच्छी पकड़ है, आपको डॉक्टर साहब चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वहाँ जिसको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं उसको चुनाव लड़ा दें। वो 22 के चुनाव में तो आप तब तक सपा के साथ नहीं थे, 22 विधानसभा चुनाव में? नहीं, मैं 20 में चला गया, 19 के बाद मैं 19 तक यहाँ रहा, 20 में चला गया था। अच्छा, क्योंकि हस्तिनापुर में आपकी गतिविधियां काफी रही। 21 में मैंने, 20 में स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ा मैंने। हाँ, उसमें भी अच्छा स्थान मिला। मैंने निर्दलीय लड़ा था, इंडिपेंडेंट। हाँ। क्या स्थान रहा था डॉक्टर साहब? उसमें 3rd मेरा पोजीशन था। काफी अच्छी पोजीशन है इंडिपेंडेंट। आप जी, इंडिपेंडेंट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी जी, हाँ, तो वो भी एक काबिल तारीफ चीज रही थी। हाँ, वो 9 के 9 जिलों में चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। अच्छा चुनाव लड़ा, समाज ने अच्छा चुनाव लड़ाया मुझे, सबने मिलकर, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति रहा, लेकिन वो स्नातक एमएलसी के चुनाव वो जो है हमारे साथ खड़े रहे सब, चाहे वो किसी पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन समाज ने अच्छा, बाकी समाज भी साथ आया, ऐसी बात नहीं। समाजवादी पार्टी से कब संपर्क होता है फिर आपका, और कैसे संपर्क होता है? समाजवादी पार्टी से मेरे जो है नेता हैं माननीय अखिलेश जी, उनसे मुलाकात की थी मैंने, और मैंने पाया कि एक अच्छी शख्सियत। आपने प्रयास किए थे? मैं जाके उनसे मुलाकात की मैंने उनसे, और मुलाकात में मैंने पाया कि एक ऐसा सरल व्यक्तित्व है, क्योंकि चरित्र बनाना दुनिया में आसान हो सकता, लेकिन एक सरल व्यक्तित्व बनाना मुश्किल होता है। तो एक सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा भाई ये बात सुनते भी हैं वो। तो आप कई बार मिले हैं, फोटोग्राफ देखा मैंने जी, कई मुलाकात हुई आपकी उनसे। जी जी जी, तो सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, और बात सुनते हैं, कार्यकर्ता की बात सुनते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। और पार्टी जो है लगातार कार्य भी कर रही है, उसका ग्राफ भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं ग्राफ नहीं बढ़ रहा। तो मैं अगर देख पा रहा हूँ कि दलित समाज के जो नेता निकल के आ रहे हैं, या युवा भी हैं, उनको समाजवादी पार्टी काफी तवज्जो दे रही है। जैसे सामान्य सीटों पे चुनाव लड़ाने का भी एक नया ट्रेंड समाजवादी पार्टी ने, गाजियाबाद का हम चुनाव देखें, जी जी जी, तो जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी जाटा समाज के टिकट दिया, जनरल पे टिकट दिया, ट्राई जनरल सीटों पे, हाँ, और जनरल पे टिकट दिया, और पार्टी ने हर संभव मदद की ताकि वो जीत के निकले वहां से। पार्टी ने काफी मदद की उनकी। यहाँ पर भी मेरठ में जो लोकसभा था उसमें भी पहले जो नाम था वो मेरे ख्याल से भानु प्रताप जी का नाम आया था, जी, फिर बाद में बदला गया वो जी। तो ये नया ट्रेंड है समाजवादी पार्टी का कि जिसमें वो दलित समाज के लोगों को भी जनरल सीटों पे लड़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो चाहते हैं कि मैं प्रतिनिधित्व दलित समाज का बढ़ा दूं, और इस दिशा में वो काम भी कर रहे। 2022 में आपने बताया, अभी 2024 में आप देखिए, यहाँ से लड़ाया, अयोध्या से लड़ाया लोकसभा का,
और या मेरिट से लड़ाया लोकसभा का, तो वो खुद चाहते हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व पार्टी में बढ़ना चाहिए। तो कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व आपको टिकट देकर के कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। वो अयोध्या में देखो उनको लड़ाया, प्रसाद जी को लड़ाया, अवधेश प्रसाद जी को लड़ाया। एक सवाल शायद जनता भी आपसे पूछे कि आप यदि सामाजिक मूवमेंट के आदमी हैं जी, तो आप अराजनैतिक रह के भी अपना काम कर सकते थे, क्योंकि बसपा में आप थे तो एक वैचारिक रूप से बसपा की विरोधी पार्टी में आप अचानक चले गए, तो आपके समर्थकों ने तो आपसे सवाल पूछा ही होगा। जी, अगर वही जो काम हम बसपा से चाहते हैं वही काम समाजवादी पार्टी करते, फिर दिक्कत क्या है? जो काम हम बहुजन समाज पार्टी से चाहते हैं वो काम हमारा अगर समाजवादी पार्टी कर दे, वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपको बढ़ा भी रही है, वो चाह रहे हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व राजनीति बढ़ना चाहिए, अगर वो काम वो भी करे तो दिक्कत परेशानी क्या है? अल्टीमेटली तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, हमारे लोगों पर जो अत्याचार है वो होने नहीं चाहिए। तो अगर वो समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और हम सभी सब काम वहां करा ले जाते हैं तो परेशानी क्या है? बहन जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मुलाकात हुई है आपकी कभी बहन जी से? नहीं, मेरी 2000 जब 18 में उन्होंने जो है महानगर बनाया तभी 7 मिनट की मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा, बाकी मीटिंग्स में तो आप जाते ही होंगे? हाँ, बाकी बीच में मीटिंग्स में जैसे आम सब जाते हैं वैसे ही जाते थे, लेकिन ये 7 मिनट की मुलाकात तो अलग से हुई थी। अलग से हुई थी? किस विषय में हुई थी वो? तभी उन्होंने जो बात की और मुझे महानगर बना दिया था। अच्छा, उन्होंने बनाने के लिए? हाँ, उन्होंने बनाया। बड़ा पद है यहाँ, मेरठ जैसे एक अहम जिला और लोकसभा। बहन जी तो ठीक है, बहन जी तो आज भी समाज की नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके प्रति हमारा सम्मान बरकरार है। उनके प्रति सम्मान, हम कहीं भी रहें तो उनके प्रति सम्मान बरकरार रहेगा, क्योंकि कुछ कार्य जो उन्होंने किए हैं वो हो सकता कोई ना करे, लेकिन उनके प्रति सम्मान बरकरार है हमारा, अब भी रहेगा, आगे भी रहेगा, जब तक जिएंगे जब तक रहेगा। लेकिन बीएसपी को एक बैलेंस ऑफ पावर के रूप में देखा जाता है कि बसपा जो है, बसपा की मौजूदगी मात्र से ही अन्य पार्टियों में दलित समाज के नेताओं की पूछ रहती है। एक अपना पर्सनल तो आपका एक हर किसी का एक क्षमता होती ही है, लेकिन एक अंबेडकरवादी पार्टी या दलितों की पार्टी जो निकल के आई उसकी वजह से बाकी पार्टियां भी बैलेंस बनाती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि जो बसपा है वो ज्यादा ग्रो कर जाए या बसपा के पास ज्यादा ताकत आ जाए, तो एक बैलेंस रहता है। बसपा कमजोर होती चली जाएगी तो अन्य पार्टियों में भी दलित समाज की, क्योंकि वोट बैंक जो है वो तो छितरा रहा है ना, वो तो बिखर रहा है, ये तो आप मानेंगे ही। तो जब वोट बैंक की सरकार बनाने और गिराने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो नेताओं की पूछ भी तो कम होगी। देखिए, ये बात आप कह सकते हैं और लोग सोचते भी होंगे और सोचते भी हैं, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी अपनी नीति और नियत से आज स्पष्ट है। आज वो अपनी नीति और नियत से स्पष्ट है। आज अखिलेश जी जो अंदर से ही देखें तो स्पष्ट है कि मुझे दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, मुझे इनके काम करने हैं। आने वाली सरकार में आप देखेंगे कि उसमें इनके काम होने हैं। जो वर्तमान सरकार में हमारे काम नहीं हो रहे हैं, पीटे जाने, दलित पीटे जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको समाजवादी पार्टी की जो पीटी की सरकार आएगी उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरे हमें उनसे आशा है, उम्मीद है पूरी। लेकिन जैसे जघन्य अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उसमें हम समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा विरोध देखते नहीं है। नहीं, अभी देखिए आप, सबसे ज्यादा तो हल्ला समाजवादी पार्टी जो हमारे खिलाफ अत्याचार, बुलंदशहर में कौन जा रहा है? अच्छा, बुलंदशहर समाजवादी पार्टी गई है। आप देखिए सारे जो जमीन पे जो अगर दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें समाजवादी पार्टी जो है उसको आवाज को उठा रही है और विधानसभा में उठाती है, विधानसभा में उठा रही है। चुनाव लड़ने को लेके अब क्या प्रोग्राम है आपका, क्योंकि आप 27 भी निकट ही आ गया, बहुत दूर बचा नहीं है जी? नहीं, वो तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर है। प्रभारी है जी विधानसभा दक्षिण के जी, और प्रभारी का मतलब कोड वर्ड में यही होता है कि आप टिकट की लाइन में हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है। प्रभारी बनाने का अर्थ ही राजनीति में यही है। वो ये आशीर्वाद किसे दे तो उन पर निर्भर है। मैं तो एज ए कार्यकर्ता, उन्होंने प्रभारी बनाया है तो इसको जो बूथ वाइज मजबूत करूंगा। ये भी सामान्य सीट है? हाँ, सामान्य सीट है। तो मुझे जो है, मैं बूथ की एनालिसिस करके मुझे तो ये देखना है कि कहाँ बीजेपी को हम लोग किन किन बूथों पे हरा सकते हैं। तो मैं ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला, वो मुझे लड़ाए, किसे लड़ाए, किसी और को लड़ाए तो वो जाने। लेकिन एज ए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं इस सीट को, वो किसी को भी लड़ाएं, इस सीट को बूथ से जिता करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालूं। 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी
जीती और 37 एक बड़ा नंबर है जी और विधानसभा में भी जो है वो 100 से ऊपर का आंकड़ा है उनके पास। जी 113 विधायक जीत के आए हाँ, थे। 124 के आसपास। एक हाँ, तो वो बड़ा आंकड़ा है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब सैचुरेशन अचीव हो गया है? इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? भाजपा सरकार को हटाएं कैसे? क्योंकि मुस्लिम एकमुश्त वोट कर रहा है, इससे ज्यादा वोट तो मुसलमानों के पास भी नहीं है अब। जी जितना है वो एक तरफा जा रहा है। कांग्रेस को मिल रहा होगा तो कुछ एक बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट मिल रहा होगा, बसपा को 6.5% में भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट मिल रहा होगा। तो अब यहाँ से गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी समाजवादी पार्टी की? ये देखिए, जो 37 सीट्स आई हैं, जो 2024 में आई हैं, तो वो सर्व समाज की वोट मिलकर के ही आई हैं। हाँ, ये जाहिर सी बात इसका मतलब सर्व समाज जो है समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहा है। और रही बात 2027 के चुनाव की, तो उसके चुनाव में लोकसभा के चुनाव में फर्क हो जाता है। उसमें तो और ज्यादा जो बढ़ चढ़ के जो समाजवादी पार्टी को वोट मिलना है, क्योंकि अगर वर्तमान सरकार की नीति और नीयत को देखें तो उसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो उससे परेशान ना हो। और उससे परेशान होकर के सेकंड ऑप्शन को क्या है उनके पास? समाजवादी पार्टी है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी वोट खराब ना हो, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा। इससे भी ज्यादा वोट मिलनी है 2027 में। मतलब समाजवादी पार्टी, और आप क्योंकि सपा में है तो आप स्टैब्लिश कर चुके हैं कि बीजेपी को अब जो हराएगा वो समाजवादी पार्टी वही हराएगा, पीडी हराएगा, पीडी ही हराएगा उसे। और कोई जितने लोग परेशान हैं, सारा समाज परेशान है, चाहे वो किसी जाति का चाहे किसी धर्म का है, वो बीजेपी से परेशान है और बीजेपी को हटाना चाहता है। और ये सब पूरे भारत में इस बात की आवाज है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हटाएगी तो पीडी सरकार हटाएगी, पीडी हटाएगा उसे, और कोई हटाने वाला नहीं है। आप मुझे बता दे कौन कौन सी ऐसी ताकत, दूसरी ताकत बता दीजिए। इंडिया गठबंधन तो अब बिखरा सा हो गया ना। जैसे यूपी की बात करें, कांग्रेस जो है वो साथ रही थी, वो मेरे ख्याल से आगे भी राष्ट्रपति जी स्पष्ट कर चुके हैं, कांग्रेस साथ रहेगी, साथ रहेगी जी। आरएलडी नहीं है लेकिन आपकी पुराने साथी थी वो। कोई बात नहीं, राजनीति में जो है कोई भी चीजें जो है परमानेंट नहीं होती है। कौन कब कहाँ किधर चला जाए किधर आ जाए ये कह नहीं सकते आप। क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी 37 सांसद लेके और 125 के आसपास विधायक लेके अपने जो अधिकतम क्षमता है वहां पहुंच गई। अब यहाँ से गाड़ी आगे कैसे बढ़े? देखिए, क्या नए गठबंधन होंगे, कोई नए समीकरण बनेंगे? देखिए अभी 2027 दूर है, तो कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जिसको आना चाहे आ जाए, हमारा कुंभ में बढ़ाए, पीडी सरकार बनाए, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। बसपा से तो है, बसपा से कोई एतराज नहीं। रामगोपाल यादव जी के जो बयान है, जब गठबंधन की बात हुई थी, इंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा था कि अगर बसपा आएगी तो फिर हम नहीं है गठबंधन में। फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मीडिया प्रचार करती है। लेकिन मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि बीजेपी उखाड़ने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो भी व्यक्ति साथ आना चाहे उसका स्वागत है। पीडीए में उसका स्वागत है, समाजवादी पार्टी में उसका स्वागत है। और अगर बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ता है, ये मतलब मानते हुए कि बसपा का ये एक आखिरी सक्रिय चुनाव, बहन जी के तो हालांकि उम्र हम मानते हैं वो स्वस्थ हैं, दीर्घायु 67-8 की हो गई। हाँ, हम उनकी दीर्घायु रहे ऐसी कामना करते हैं हम। लेकिन माना जा रहा है कि बसपा के लिए करोड़ों या मरों की स्थिति है। तो ऐसे में अगर बसपा अकेले लड़ती है, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है और कोई व्यापक गठबंधन नहीं निकल के आता, फिर तो चौकोनीय चुनाव हो जाएगा। नहीं, वो अकेले लड़ते, समाज समझ चुका है कि हमें बीजेपी को बदलना है। तो उनका 6.5% का उपचुनाव में वोट है और 9.88% का उनका उसमें है 2024 के उसमें है। तो मैं समझता हूँ 2.5 से 3% वोट बैंक ही रह जाएगा 2027 में। सारा शिफ्ट होना है, शिफ्ट होना समाजवादी पार्टी को। तो उपचुनाव में 6.5 तक गया ही गया है। हाँ, तो ये 6.5 का 3% है, 3.5% और शिफ्ट होगा, समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होगा ये वोट बैंक। और यदि गठबंधन हो गया, कोई व्यापक गठबंधन निकल के आ गया, गठबंधन हो गया, तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो बीजेपी साफ हो जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी बिल्कुल 403 में। क्योंकि इस बात को लेके तो अखिलेश जी भी चिंतित होंगे कि 125 तक तो जा रहे हैं लेकिन सरकार फिर भी योगी जी की बन रही है। कहाँ चिंतन करे इस बात का? आप देखिए, जमीन पे चिंतित होंगे, मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ। वो चिंतित होंगे, ये आप अपने मन से कह सकते हैं। मैं अज्यूम ही कर रहा हूँ। वो बिल्कुल आश्वस्त है। जिस प्रकार से जमीन से जो आवाज उठ रही है, जिस प्रकार से जमीन के नीचे अंडर करंट है, उस हिसाब को देखते हुए बिल्कुल आश्वस्त है। बीजेपी जो है चिंतित है कि हम जा रहे हैं, बीजेपी चिंतित है। और समाजवादी को चाहने वाले लोग ये कह रहे हैं, जमीन से आवाज है कि पीडीए की सरकार आ रही है। पीडीए में डी जो है जी, उसको तवज्जो सही मिल रही है आपको लगता है? बिल्कुल। आप अगर अखिलेश जी से ये कहें कि भाई फला व्यक्ति जो है वो जो मिलना चाहते हैं, अब वो आपसे मिलते हैं।
इतना शेड्यूल टाइट होने के बाद भी वो मिलते हैं। आप जैसे कि आप प्रभारी हैं जी मेरठ की एक विधानसभा के, जी। आपको मिलना हो तो क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया लखनऊ जाते हैं वो, और वहां जा करके दे देते पर्ची, तो बुला लेते हैं वो तो ऐसे सरल है। हाँ बिल्कुल, बहुत ईजी है। आप अगर पार्टी में भी नहीं है ना, आपको मिलना है ना, आप कहेंगे पर्ची देंगे, अब वो पर्ची चली जाएगी, बुला लेंगे आपको वो। ये जरूरी नहीं है, वो सबसे मिलते हैं। निगम चुनाव में भी यहाँ प्रचार पे आए थे, मैंने देखा रथ में आप भी मौजूद थे, अखिलेश जी भी थे। महापौर के चुनाव, महापौर चुनाव में, मेयर चुनाव में, जी जी, निगम में, तो उसमें ओवैसी साहब की पार्टी भी तो आई, तो उसे कैसे देखेंगे आप? देखिए आप भी बी टीम कहेंगे उसको? देखिए ये तो दुनिया कहती है, मीडिया कहती है। नहीं मीडिया नहीं, दुनिया कहती है। तो ये बी टीम वाला नैरेटिव जो है ये सपा का चलाया हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, सपा का नहीं, तो दुनिया, ये तो जनता की आवाज है। जनता की आवाज है। जनता की आवाज है ये किसी की आवाज नहीं, जनता की आवाज है। हम लोग किसी को ये भी कुछ नहीं कहते। तो मुसलमान क्या करें, राजनीति छोड़ दें अपनी, जो उनकी अपनी पार्टियां हैं जिसमें मुसलमान का नेतृत्व है और जो कहती हैं कि वो खालिस मुस्लिम पार्टियां हैं एक्सक्लूसिवली, तो राजनीति वो भी करें। अगर नेतृत्व, अगर ऐसे समाज की राजनीति करने वाले का जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आरएसएस बीजेपी से मिलने पर्दे के पीछे, तो उसे क्या कहोगे? समाज सब जानता। आप AIMIM की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं, आप जिसकी पूछेंगे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं सबके जानता हूँ। अगर आप ये सोचें कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति निकल करके और वो नेतृत्व करना चाहे कि इस समाज का नेतृत्व करने पर गला, लेकिन हमारे जैसे लोग तो जानते हैं ना कि पर्दे के पीछे किससे मिलते हैं। ऐसे मुस्लिम समाज जानता है कि पर्दे के पीछे जो हमारा नेतृत्व करना चाहता है वो पर्दे के पीछे किससे मिलता है। वो तो फिर चुनाव मैदान में होंगे। हाँ, तो वो आरएसएस के घोड़े हैं भाई। आरएसएस ने अपने घोड़े क्या हरियाणा में नहीं उतारे थे? जमीन से आवाज थी, कांग्रेस सरकार आ रही है, लेकिन हमने तो पहले अपनी फेसबुक ले जाते आरएसएस घोड़े आएंगे, जो है काम कर जाएंगे। बसपा को लेके भी यही विचार है क्या आपका? नहीं, बसपा, मैं ये नहीं कह रहा किसकी क्या, लेकिन कुछ लोगों की तो मैं जानता हूं, मेरे पास एविडेंस है। अच्छा, क्यों, किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं? कांग्रेस को लेके क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी दिल्ली में उतरी जी, और कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी की हार को विक्ट्री के रूप में दिखा रही है कि भाई हमने तो देखो आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटा दिया, तो वो भी बी टीम। देखिए बात, मैं ए और बी की, अब डबल स्टैंडर्ड मत करिएगा। मैं ए और बी नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने तो कहा दुनिया कहती है ए और बी, हमारी पार्टी किसी को ए भी नहीं कहती। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस चुनाव में अगर, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में थी लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पे गठबंधन में थी, उसका फायदा नहीं मिला, वो अलग बात है। सवाल यही, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरह से चुनाव लड़ा वहां पे आम आदमी पार्टी जो है वो धराशायी हुई और उनको संतुष्टि इस बात की थी कि हमने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। मेरा एक सवाल है, जो आप इसे ऐसे इस पहलू से देखते हैं कि केजरीवाल वहां हार गए तो कांग्रेस उसमें वो कर रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोवा में आम आदमी पार्टी क्या करने की थी जब कांग्रेस लड़ रही थी? गुजरात में वो क्या करने गई थी? वो लड़ रही थी। पूछा जाएगा। फिर हरियाणा में केजरीवाल क्या करने गए थे जब कांग्रेस में लड़ रही थी बीजेपी को हराने के लिए? आप बताइए ना कि जब पैक्ट हो गया और पैक्ट होने के बाद जो है रात के 12 बजे संजय सिंह ये कह रहे हैं इस सीट पे लड़ेंगे, तय हो गया, और अगले दिन केजरीवाल छूटते हैं, कहते हैं नहीं हम अकेले लड़ेंगे, तो पर्दे के पीछे क्या डील हुई फिर? ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो राजनीति में ये पर्दे के पीछे होता है। क्योंकि तीसरे चौथे नंबर की पार्टियां जहां भी चुनाव लड़ेंगी वो तो पहली दूसरी पार्टियां उनको बी टीम कहेंगी हमेशा कि भाई ये फलाने की वोट काट रही है, फलाने की वोट काट रही है। देखिए हमारे चलन गलत है, मुझे लगता है ओवरऑल इसको विरोध करना चाहिए मेरे साथ। नहीं, देखिए देखो हमारे यहाँ साफ स्पष्ट है, हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ से बोले तो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वैसे ही बोलेंगे, वैसे तेवर रहेंगे उनके, आज भी ऐसे रहेंगे और 2027 में जैसे तेवर रहेंगे। कुछ चुनौतियां आपको महसूस होती हैं समाजवादी पार्टी में रह के एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति के रूप में? जैसे आरक्षण का बिल फाड़ा गया था, उसको लेके कोई ना कोई तो सवाल कर देता होगा। अच्छा, ठीक, वो बीते जमाने की बात है, लेकिन कुछ गलतियां अगर पार्टी से हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कुछ गलतियां हुई हम सुधारेंगे आगे। अगर आपका बच्चे से कोई गलती हो जाएगी तो क्या उसे सुधार का मौका आप दोगे, नहीं दोगे, या उसे छोड़ दोगे? दोगे ना मौका कि नहीं कुछ गलतियां? तो कुछ पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और शुरुआती दौर में उन्होंने संभाला, हो सकता है किसी ने चालाकी से, मनुवादी तो हर पार्टियों के अंदर है, षड्यंत्रकारियों ने ये सब काम कराए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है अगर कोई गलती हो जाती है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई जिन्हें आने वाले समय हम सुधारेंगे, तो हमें मौका देना चाहिए या उनकी टांग खींचनी चाहिए?
नहीं, विपक्ष का काम तो टांग खींचना ही है। नहीं, वो वैसा विपक्ष भी तो नहीं जो टांग खींचने वाला। विपक्ष तो है ही नहीं, मतलब देखा जाए। कोई आपके विधायक हो, सांसद तो बोलो ना वहां पर, इसमें संसद, इसमें विधानसभा में। मैं ये उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति के अनुसार आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चलें, दिल का इस्तेमाल ना करें। आप अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करें, दिल का इस्तेमाल करें, तो मारे जाएंगे। फिर मनुवादी जो व्यवस्था है उसी के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि जो पूरा जो मेन प्रोजेक्ट है वो बीजेपी को हराना है भाई, अब उसमें सभा लगी हुई है। इस समय अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा रही है और हमारा मकसद बीजेपी आरएसएस को हराना है, तो हम क्यों नहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करें? ये बताइए आप। तो क्या दलितों को अपनी राजनीति मजबूत करने का अधिकार है, या मुसलमानों को अपनी राजनीति मजबूत करने का अधिकार है? नहीं, अधिकार तो है, लोकतंत्र है, सबको अपनी राजनीति करने का, सभी समुदाय को, सभी को अपना अधिकार है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी नहीं तो उसमें क्या करोगे आप, ये बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई है, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, दिमाग से क्या करना चाहिए? बीजेपी आरएसएस रोज हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों के अधिकार खाती जा रही है, और सबसे ज्यादा बदलाव की जो दलित और मुसलमानों और पिछड़े वर्ग को है। तो ये अंबेडकर समाजवादी अंबेडकर वाहिनी, इसमें प्रदर्शन वगैरह होते होंगे जरूर आपके? प्रदर्शन होते हैं लगातार, क्योंकि अत्याचार उत्पीड़न के काफी मुद्दे होते हैं। हम देख रहे हैं कि विश्वनाथ पाल वहां लगातार जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन जा रहा है ऐसे? हमारे जाते प्रतिनिधित्व मंडल जाता है। प्रतिनिधिमंडल जाता है। 27 में देखो यहाँ बुलंदशहर आ रहे हैं। आ रहे हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर 27 में आ रहे हैं। अभी यहाँ जो सरदने में वो जो हुआ था, बारात पे हमला हुआ था, वहाँ हम लोग गए थे। हम लोग इसमें जो हर जगह जाते तो शायद समाजवादी पार्टी मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के जो उनके मेन हैंडल हैं वहां से इन चीजों को ट्वीट नहीं कर रही है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं हो पाता ये। नहीं, ट्वीट होता है, ट्वीट होता है, राष्ट्रीय देश के यहाँ ट्वीट होता है, पूरा पेपर बनता है कि कौन कौन किसको जाना है, अच्छा कौन सी डेट में जाना है, सबके नाम जाते हैं। ऐसे नहीं, जो मेन हैंडल है अखिलेश जैन, ट्वीट होते हैं। अभी सपा के जो मेन हैंडल है, समाजवादी पार्टी के पीछे बुलंदशहर वाली ट्वीट हुई है। अच्छा, अब ट्वीट हुई है वो, ये 4 लोगों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, वही घटना की जिक्र कर रहा हूं। अभी हुई है वो। जिलों के नाम बदलने को लेके जो है वो भी सवाल आपसे पूछे जाते होंगे, जनता कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई, क्योंकि मैं निष्पक्ष आदमी हूँ, मुझे कहने में कोई इसमें गुरेज नहीं है। ये सवालात हमारे सामने आए हैं जब हमने समाजवादी पार्टी में काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे हमने उनको समझाया है, तो वो लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लंबी खींचनी होती है, करना कुछ नहीं होता, उन्हें खींचना है। लेकिन बहुत लोग अब समझ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर कोई गलती हो गई तो हमें सुधार का मौका देना चाहिए। राज्यसभा में जो नुमाइंदगी है उसमें हिस्सेदारी मिल पा रही है? आपने पिछले जो या एमएलसी के चुनाव में नुमाइंदगी मिल पा रही है? क्योंकि हमने देखा नहीं कि जैसे एमएलसी भेजने की बात थी तो उसमें दलितों का नंबर आया नहीं। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और धीरे धीरे वो सब हो रहा है, आ रहा है, ऐसी बात नहीं। होगा आप कह रहे होगा? 100% होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 100% होगा। पहले समाजवादी पार्टी के अंदर प्रतिनिधित्व की बात करने वाले लोग नहीं थे, आज लोग हैं। आज उनसे अपनी बात कह सकते हैं, उतने लोग वो हैं। अपने समाज की बात कह सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उतने वो लोग हैं। बैठ के उनसे बात हो जाती, ऐसा होता है। पहले उतना समाजवादी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं था। आज इस बात को हमारे नेता भी समझ गए हैं कि बिना दलित पिछड़े मुसलमानों के इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। पानी लीजिए। गठबंधन को लेके मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी गंभीर चर्चा हो गई हमारी जी। आपको लग रहा है कि कोई गठबंधन की संभावना भी बन सकती? आरएलडी फिलहाल जो है सत्ता का हिस्सा है, बीजेपी के साथ हैं वो, और मंत्री हैं वो, स्किल डेवलपमेंट के एमएसडी के मंत्री हैं वो जयंत चौधरी साहब। तो आपको लग रहा है कि सरकार आते आते, क्योंकि सरकार आने से 6 महीने, मतलब चुनाव आने से 6 महीने पहले उठापटक बहुत होती है, जिसको जिस पार्टी में जाना है वो फाइनल एडजस्टमेंट कर लेता है अपनी। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या इंडिया गठबंधन फिर से प्रयास करेगा कि बीएसपी भी साथ आए? देखिए, हमारे यहाँ बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए सबके दरवाजे खुले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जितना मैंने अपने नेता की एनालिसिस और उनको जाना है और पढ़ा है, मैं ये मानता हूँ हमारे यहाँ सभी के रास्ते खुले हैं, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। बशर्ते उनकी नीति और नियत साफ होनी चाहिए। अगर उनकी नीति नियत इस बात की है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो वो आए, सबके दरवाजे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी, एसपी और तो कोई बड़ी पार्टी बची नहीं है, क्या ये भी समीकरण देख सकते हैं हम? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। ये तो सब शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। लेकिन
हमारे यहाँ जो है कोई ऐसी बात नहीं है, किसी पार्टी के लिए कोई वो नहीं है, द्वेष नहीं है। अगर हमें बीजेपी को हराना है और कोई ऐसी पॉलिसी आती है, लोगों की ऐसी आती है, तो हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जितनी चीजें तय होनी है शीर्ष नेतृत्व का काम है, राष्ट्राध्यक्ष का काम है कि उन्हें किसे अपने साथ रखना है, किसे नहीं रखना है। मान लिया राष्ट्राध्यक्ष चाह रहे हैं ये साथ आ जाए और उनकी नीति नियत ठीक नहीं उस पार्टी की, तो कैसे रह जाएंगे वो। उसमें एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं चुनाव लड़ने की, गठबंधन से इसलिए भी घबराते हैं कहीं उनकी सीट जो है दूसरी पार्टी के पास ना चली जाए। जी जी। मान लीजिए समाजवादी पार्टी से कोई हापुड़ से तैयारी कर रहा है, और हापुड़ परंपरागत रूप से बसपा की सीट भी रही है, समाजवादी पार्टी का वोट नहीं रहा बड़े पैमाने पर, और गठबंधन में हमेशा वो दूसरी पार्टियों के पास रही वो जी, तो ऐसे में तो वो बसपा को ही जाएगी। तो आपकी सीट जो है वो सपा की सीट है। कौन सी जो सीट आपकी रहेगी, दक्षिण की सीट की बात कर रहा हूँ। ये तो कौन कौन जीता है? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। फिर भी कौन कौन जीतता है आपने तो स्टडी कर लिया होगा अब तक। भाई अभी ये हैं, अभी 2 बार से तो सोमेंद्र तोमर जी बीजेपी से आ रही है। उससे पहले हमारे यहाँ आदिल चौधरी लड़ते आए हैं जी। उससे पहले जो है क्या नाम है, रविंद्र बढ़ानी जी रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहां से लड़ना। ये दोनों जो भी गठबंधन जिससे होता है या नहीं होता है, जिससे होगा तो दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, जो भी पार्टी आती है उनका शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि हमारा काम तो एज ए जमीन पे कार्य करते उस सीट को मजबूत करना है। तो हम तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन क्या उस पर किसको लड़ना, किसको नहीं लड़ना, किसके खाते में तो पार्टी तय करेगी। आखिर समय में कहा जाए कि नहीं आप नहीं लड़ेंगे, कोई अन्य व्यक्ति लड़ना चाह रहा है, तो वो भी आपको मंजूर रहेगा? हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। समर्थक तो लेकिन चिंतित हो जाएंगे। चिंतित होते हैं, थोड़ी सी बात रहती है, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि वो उनमें कोई ऐसी भाव हो। बशर्ते हमारी एक ही शर्त है कि बीजेपी कैसी किस तरह से हारे। बदलाव चाहते हैं हम। अगर हमें पार्टी लड़ाएगी तो भी, नहीं लड़ाएगी तो भी, हमारी नीति साफ है। हम समाजवादी पार्टी के साथ रहकर बदलाव चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में मेरठ में क्या हुआ था, क्योंकि लग रहा था कि शायद यहाँ अरुण गोविल नहीं जीत पाएंगे, बाहरी प्रत्याशी हैं और जमीन की समझ उनको थी नहीं जी, लेकिन अंततः वो जीत के निकल आए। देखिए जो बीजेपी कुछ फर्जी वोट का मतदान कराती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी का अगर कैंट विधानसभा उठा के देखो तो वहाँ हर बार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा, वो फर्जी मतदान करती है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं इसको लेकर। वो फर्जी मतदान कराती है, उसे पता हो जाता है। हालांकि बीजेपी खुद इस बात को जानती है कि अरुण गोविल जो है हार का कैंडिडेट है, हारने वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन क्योंकि फर्जी मतदान सब कुछ उनके हाथ में है, डीएम एसएसपी सब उनके हाथ में है। डीएम एसएसपी जब चुनाव होता है तो एज ए बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। ये तो सीट तो सपा की थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? मैं ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ। मेरे सामने बूथ है, हम जाके लड़ गए। जो सामने हमारे हॉस्पिटल सामने बूथ है, वहां फर्जी मतदान होता है तो रोका गया है। तो ये है ऐसा, वो करते हैं ये, तो उनके हाथ में सब कुछ है, कर सकते हैं वो। अदरवाइज तो सीट सपा की थी। आप अगर उसका चुनाव से पहले का पूरी स्टडी आप कर लें। पर सपा ने यहाँ गड़बड़ बहुत करी टिकट देने में, ये तो मानेंगे आपकी फाइनल ही नहीं हो पा रहा किसको देंगे। देखिए राष्ट्राध्यक्ष का फैसला हमारे लिए सबके लिए मान्य होता है, लेकिन बहुत देर लग गई। हो सकता है दूसरे लोग इस बात को तय करें गड़बड़ की, हमारे जो फैसला वो करते हैं वही मान्य है सबके लिए। और वो बड़े सोच समझ के फैसला करते हैं, जल्दबाजी में नहीं करते हैं, सोच समझ के करते हैं। उनका फैसला हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो पदाधिकारी, चाहे विधायक, चाहे सांसद है, चाहे कार्यकर्ता किसी भी लेवल का, सब मान्य होता है। मुझे लगता है लोकसभा में गठबंधन होता तो बेहतर हो जाती चीजें, पुराना जैसा गठबंधन रहा था। हाँ, फिर तो बीजेपी साफ ही थी, उसकी 2-4 सीट ही आती, क्योंकि देवव्रत त्यागी के पास भी काफी कुछ वोट चला गया है, 90,000 के आसपास गया। हाँ। और हार जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर गठबंधन होता है, ये बात सही है कि बीजेपी यहाँ 4-5 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जीत पाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गठबंधन जो अपोजिट दूसरी पार्टियां होती हैं, वो गठबंधन कैसा चाहती हैं, इस पर भी तो निर्भर करता है। ये भी बात है, हमारे अनुकूल है कि नहीं है। क्योंकि सपा ने तो प्रूव किया है अपने आप को, जब वो गठबंधन में 5 सीट लेके आई, उसके बाद वो अकेले लड़ने के 37 सीट लेके आती है, तो समाजवादी पार्टी ने तो अपना लोहा मनवाया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए पीडी की सरकार 2027 में बननी है। अब तो अगर आप 2024 के चुनाव से अब तक देखें तो वोट बैंक तो और बढ़ा है पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, और वोट बैंक बढ़ा, पहले से ज्यादा बढ़ा है। रामजीलाल सुमन वाले मामले पे क्या कहना चाहेंगे आपसे, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से उनको दलित सांसद के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया,
तो कहीं कुछ वोटों के लिए ऐसा तो नहीं कि दलितों को आगे किया जा अच्छा, रहा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत में जाति चली जाती है क्या? है? जाति तो कभी जाती ही नहीं तो है। जाति कभी जाती नहीं, तो क्या उनसे उनके रामजीलाल सुमन की जाति चली जाएगी? समाजवादी पार्टी के सांसद सांसद की हो करके क्या उनकी जाति चली जाएगी? नहीं, मेरा सवाल ये क्या है उन कि पे जाति के क्या उन पे जाति को सामने रख करके हमला नहीं किया गया है? किया गया, लेकिन तो अगर जाति को सामने रख करके हमला किया गया है तो उसमें कहने में क्या गुरेज है? नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल किए कि उनका कोई बाइट या बयान या दलित आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, या अत्याचार उत्पीड़न में वो नहीं गए, राजनीति में सक्रिय हैं वो लगातार, तो वो दलित सांसद क्यों हो गए अचानक से? सपा सांसद क्यों नहीं रहे, और सपा सांसद के रूप में क्यों नहीं उनके साथ खड़ी हुई? अच्छा, अगर यहाँ बैठे या हमारे गांव में अगर सारे लोग जो है आंदोलन में तो नहीं जाते हैं, कुछ ही लोग जाते हैं आंदोलन में, तो जितने लोग जाते हैं उनकी जाति अलग हो जाएगी, जितने जो लोग नहीं जाते आंदोलन में उनकी जाति अलग हो जाएगी। तो क्या रामजीलाल सुमन, मैं उनकी बात बड़ी कर रहा हूं जो कह रहे हैं, अगर रामजीलाल सुमन जी अगर आंदोलन में नहीं गए तो क्या उनकी जाति खत्म हो जाएगी? आरोप ये भी है कि ये जो द्वंद्व है, ये जो आपस में बीजेपी में काम करने वाले जितने दलित जो सांसद और विधायक हैं वो तो किसी आंदोलन में कोई आवाज भी दलित अत्याचार पे इतनी आवाज और आवाज भी नहीं उठाती। बिल्कुल। और वो फिर भी फीता काटते घूम रहे हैं। किस मुंह से फीता काट रहे हैं जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर? मतलब उनकी जाति जाति हो गई। समाजवादी पार्टी में आके तो हम अगर सांसद विधायक कल को बन जाए तो आप हमारे पीछे जाति हटा देंगे, जबकि अत्याचार हमारे ऊपर भी जाति के हिसाब से होगा। लेकिन अगर बीजेपी का दलित सांसद है और बीजेपी का दलित विधायक है और वो एक आवाज किसी भी महिला के, जो इतना हर घंटे पे 13 महिला जो है दलितों की महिला के साथ बलात्कार होता है बीजेपी शासित राज्यों में, बीजेपी की सरकार में, लेकिन बीजेपी का सांसद विधायक आवाज नहीं उठाता, लेकिन उसकी फिर भी जाति चली जाती है। करनी उस कथन से करनी सेना पूरी तरह से दलितों के सामने आ खड़ी हुई, तो ऐसे में कोई कोलेटरल डैमेज होता हो तो दलित समाज का ही होता है। कोई सेना वेना नहीं है, वो गिने गिनाए भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मीडिया उन्हें इस प्रकार से दिखा देती है दलित सेना, सेना एक है भारतीय सेना, ये बेकार की है, इन पे सब पे बैन लगना चाहिए। जितने ये दल ऐसे बनाए हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, इन सब पे बैन लग जाना चाहिए। और मैं तो अगर पीडी की सरकार आती है तो दंगा भड़काने वाले संगठन ऐसे हैं, मैं तो गुजारिश अपने मुख्यमंत्री से करूंगा, अध्यक्ष जी से करूंगा कि ऐसे संगठनों को जो है बैन लगा देना चाहिए। अच्छा। हालांकि कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सरकार आई तो हम बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, लेकिन बैन नहीं लगाया। तो मैनिफेस्टो में था उनके। हाँ, लेकिन बैन आज तक नहीं लगाया। लेकिन दंगा भड़काने वाला संगठन चाहे कोई भी है, अगर वो शांति फैलाता है तो सरकार को उन संगठनों पे बैन लगा देना चाहिए, तो कोई सोचना नहीं चाहिए। आप देखिए उड़ीसा में बाबा साहब की जयंती मनाई थी तो हमारे लोग, बजरंग दल के लोग जो है उन्हें पीटते हैं, मारते हैं। एक दलितों का, जो दलित समुदाय से या शेड्यूल कास्ट के समुदाय से जो सांसद विधायक बीजेपी में बनता है तो क्या आवाज उठाता है वो? बाबा साहब ने तो यही सोचा था कि ये जो, चलो ये पूना पैक्ट के जरिए ही सही जो मिला है इसमें, ये सांसद जाएंगे तो ये आवाज उठाएंगे, लेकिन वो तो अपने पार्टी के नुमाइंदे बन के रह गए हैं वो लोग। देखिए आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुझे लगता है कि 56 जो विधायक हैं वो बीजेपी ने जीते हैं। यहाँ 56 या 66 होंगे जो रिजर्व कैटेगरी से जीत के गई है। एक विधायक शेड्यूल कास्ट का जो बीजेपी में काम कर रहा, एक आरएसएस का कार्यकर्ता शेड्यूल कास्ट का जो आरएसएस में काम कर रहा, एक सांसद शेड्यूल कास्ट का, तीनों को उठा लिए और तमाम वो ऐसे लोग हैं जो तलवारें लिए घूम रहे हैं, बजरंग दल में, हिंदू आईन, ये पता नहीं किस किस में काम कर रहे हैं। वो मुझे बता दीजिए, एक दलित महिला के जिसके ऊपर जो है बलात्कार हो गया और हत्या भी हो जाती है, उनकी कोई आवाज उठाता हो? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरएसएस बीजेपी में काम करने वाले जो दलित हैं, जो समाज की आवाज नहीं उठाते हैं, उनका बहिष्कार समाज को कर देना चाहिए अब। क्योंकि कोई पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट हो गया, और बाबा साहब ने कहा भी कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, पूना पैक्ट हो गया, बाबा साहब ने माना है, तो उस गलती को हम सुधार सकते हैं इनका बहिष्कार करके। पूना पैक्ट से नेता पैदा नहीं हो रहे, दलाल पैदा हो रहे हैं। आपकी पार्टी से भी जीत के आए हुए हैं। कौन? क्या आएंगे? आएंगे तो बात कहेंगे वो 27। मैं जो आज आपसे बात कह रहा हूं, हमारी सरकार बनने पर हम खुद इसकी आवाज उठाएंगे। अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होता है तो हम खुद आवाज उठाएंगे इसकी, इसके लिए हम बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। चलिए आखिरी क्लोजिंग सवाल, क्या तस्वीर देख रहे हैं विधानसभा की आप?
आप तो सरकार बना ही बैठे हैं पहले से ही। जो तो जनता बनवाएगी, हम क्या बैठे, जनता बनवाएगी। क्या लग रहा है फाइनल तस्वीर क्या होगी? क्योंकि बीजेपी 50% तक का वोट ले रही है, आपको मालूम है, क्योंकि विनिंग जो वोट है वो, देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है इलेक्शन का, उसमें 50% का जो वोट होता है वो इनविंसिबल होता है। किसी पार्टी को 50% मिल जाता है तो फिर कोई गठबंधन उसको हरा नहीं सकता। तो बीजेपी का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि हमारा वोट कंसोलिडेट हो जाए और सामने वोट जो है वो कई धड़ों में बढ़ जाए। वो तो आप क्या देखते हैं? देखिए, जो 36% का वोट बैंक था वो अभी है 36% का अति पिछड़े का जो वोट बैंक है वो पहले बीजेपी को वोट करता था। आज की स्थिति ये है, बीजेपी इस बात से बहुत चिंतित है, 36% का वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में था वो वोट बैंक उसका खिसक लिया है, वो सपा के साथ शिफ्ट हो लिया है। इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि कैसे ही जो है उत्तर प्रदेश के अंदर झगड़ा हो, चाहे किसी बात को लेकर के हिंदू मुसलमान हो, तो 36% का जो वोट बैंक है वो इस झगड़े के साथ जो है कंसोलिडेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। आपका ही फायदा होगा उसमें? किसमें? सपा, अगर कोई भी ध्रुवीकरण होता है तो सपा का फायदा होता है। सपा ना तो ध्रुवीकरण चाहती है। जिन्ना को लाने वाले अखिलेश जी थे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिन्ना का जिक्र, ऐसे हर मुद्दे का वो जिक्र कर रहे हैं ताकि भाजपा हमलावर हो जाए और ध्रुव पे एक तरफ जो है वो। आज 36% का जो वोट बैंक है उसमें काफी कुछ सेंधमारी हो गई है, वो काफी कुछ वोट बैंक सपा से प्रभावित है, सपा के साथ जा रहा है। बीजेपी की चिंता और आरएसएस की चिंता, उसका आरएसएस का चिंतन शिविर जो लगता है उसकी चिंता ही यही है कि जो 36% का वोट बैंक जो उन्होंने 2017 में खड़ा किया था, घर घर जाकर के हिंदू मुसलमान करके वो जो खड़ा किया था, वो जो वोट बैंक है वो समझ गया कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके हमें कुछ देने वाले नहीं है, तो सपा के साथ जुड़ रहा है, हर विधानसभा में जुड़ रहा है। तो बीजेपी इससे चिंतित है। तो जब वो 36% का वोट बैंक सपा के साथ आएगा, और पहले के मुकाबले अगर आप देखें तो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है वो भी सपा के साथ जा रहा है। ये दोनों चिंता बीजेपी की चिंता खाई जा रही है। जो बसपा का वोट कम हुआ है वो भी शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वो शिफ्ट हो रहा है, सपा पे शिफ्ट हो रहा है, अति पिछड़ा शिफ्ट हो रहा है। बसपा हालांकि कहती है कि हमारा कोर वोट इंटैक्ट है, कहीं नहीं जा रहा। नहीं, कोर वोट इंटैक्ट तो 6.5% कैसे रह गया? कोर वोट इंटैक्ट तो 10.88% का वोट बैंक कैसे रह गया? सॉरी 9.88% का कैसे रह गया? तो कोर वोट कहाँ इंटैक्ट है? तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना। तो इसमें देखिए, मान्यवर साहब का सब नाम ले रहे हैं पर मान्यवर साहब की पार्टी के खिलाफ ही खड़े हुए राजनीति ने। नहीं, हम मान्यवर साहब के कहाँ खिलाफ खड़े? हम तो मान्यवर साहब का अपने हर भाषण में नाम लेते हैं, हम मान्यवर साहब को पढ़ते हैं। हम मान्यवर साहब ने कहा अपने उसमें साहित्य में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर मेले लगने चाहिए, हमने डॉक्टर अम्बेडकर मेला लगाया। अब मुझे बता दी बहुजन समाज पार्टी के किस नेता ने डॉक्टर अम्बेडकर मेला लगाया? लगते थे पहले शुरुआत में, अब कहाँ लगाया, किसने लगाया? तो अगर मैं मान्यवर साहब को पढ़ रहा हूँ, पेरियार मेले, मैं बाबा साहब को पढ़ करके और उनकी नीति पे चल करके और मैं मेले लगा रहा हूँ समाजवादी पार्टी में रह करके, पार्टी तो मुझे मना नहीं कर रही है, मेरी पार्टी तो मुझे मना नहीं करती है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर मेला क्यों लगा रहे हैं। वो तो कह रही है आप डॉक्टर अम्बेडकर मेला लगाइए। तो मान्यवर साहब को पढ़ करके मैं मेले लगा रहा हूँ, तो ये काम किसका? तो बहुजन समाज पार्टी तो नहीं कर रही है काम, तो ये मेरी गलती है उनकी गलती है? अगर फूले अम्बेडकर राइट विचार मैं फैलाना चाहता हूँ, पार्टी में भी रह रहा हूँ, मुझे तो पार्टी तो कह रही प्रोत्साहित करिए, आप करिए तो अच्छा कार्य है। फाइनल सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि समय लगभग 1 घंटे का होने ही जा रहा है, मुझे लग रहा है, दलित एजेंडा क्या है? क्योंकि आप पार्टी में हैं, होने को तो आप एक नेता के रूप में हैं, लेकिन आपकी जाति तो आपको छोड़ेगी नहीं कभी भी, और जातिवाद भी खत्म नहीं होने जा रहा अगले 50 सालों में। तो क्या दलित एजेंडा है आप कि ये मान के चल रहे हैं कि सपा जो है वो हरा देगी, अकेले ही हरा देगी? गठबंधन की तो बात निकल के नहीं आई, क्योंकि क्या तस्वीर बनेगी गठबंधन की, आरएलडी किसके साथ होगी उस समय, क्योंकि राजनीति में सब पलट सकते हैं। जी जिन्होंने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट नहीं सकता, वो भी पलट गए। जी, तो कोई भी बदल सकता है, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आखिरी, ये हमें और आपको आज नहीं मालूम है जी। तो ऐसे में आप फिलहाल के लिए क्या बताएंगे कि दलित एजेंडा है क्या समाजवादी पार्टी का? देखिए, सरकार बनी तो क्या करेंगे दलितों के लिए? देखिए, जो कुछ चीजें पास्ट में हुई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ठीक करा ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी आरएसएस की सरकारों ने 2 अप्रैल में जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किए और मुकदमे डाल के, जिनके पास पैसे भी नहीं हो जमानत कराने के, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 295 के आसपास है वो शायद। नंबर 2, हम 2 अप्रैल वाले वो जो मुकदमे सब वापस कराने की कोशिश करेंगे।
और कराने की कोशिश क्या करें, करा ले ये जाएंगे। मैनिफेस्टो में लिखा होगा नहीं, क्या? मैनिफेस्टो में ये हमारा एजेंडा है। नहीं, क्या इसमें से कुछ मैनिफेस्टो में डलवा पाएंगे आप? देखिए, मैनिफेस्टो वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाने। नहीं, ताकत तो वही है ना कि आप मैनिफेस्टो में डलवा पाए इसको। एज ए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपने मुझसे पूछा है कि आपका दलित एजेंडा क्या है। यस, ये मैं दलित एजेंडा उनका नहीं, मैं अपना एजेंडा आपको बता रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि जब हम उनसे ऐसी बात करेंगे तो वो ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि दलित कैसे आगे बढ़े और मैं इनका कितना कार्य कर दूं, वो उनके मन में खुद है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 अप्रैल जैसे जो आंदोलन में हमारे लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर मुकदमे लगाएंगे, तो हमारा ये है कि हमारे अध्यक्ष जी उसे वापस सारे मुकदमे वापस करा दें। नंबर 3, पहली मैंने बताई, दूसरी ये है। नंबर 3 ये है कि यूं तो भारत में सभी जगह हमारा समाज भूमिहीन है और हमारा समाज को अति पिछड़ा वर्ग भी भूमिहीन है। जो ऐसे लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, तो उनको कैसे उनको भूमि मिले, ताकि दलित जो अत्याचार या पिछड़े वर्ग पर जो अति पिछड़ा वर्ग बच्चे का जो है उसको हो गया। लेकिन एक घटना यहाँ प्रयागराज में हुई है कि प्रजापति समाज के एक बच्चे ने जल की मटकी से हाथ लगा दिया, तो वहां की जो टीचर थी, वो मनवादी टीचर थी, उसने उसके मुंह में डंडा डाल दिया। डंडा डालने से जो ऊपर का जो हार्ट पैलेट है उसमें जख्म हो गया। लेकिन क्या ये घटना सुनने में आई कहीं? नहीं आई ना। तो वो अति पिछड़ा वर्ग भी वो हमारे जैसा ही है। तो हम चाहेंगे कि अति पिछड़े वर्ग को भी ऐसी भूमि आवंटित हो, दलितों को भी आवंटित हो, ताकि जो दलित एट्रोसिटी होती है उसमें कमी आ सके। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि भूमिहीन होने के कारण एट्रोसिटी भी बढ़ती है। तो हमारे लोग भूमिहीन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया आपका भी, बहुत धन्यवाद। सभी काफी सवाल कठिन थे जिनका जवाब हमें मिल गया है। और राजनीति जो है वो बड़ी पेचीदी होती है, और मैंने कहा कि जो आखिरी के 6 महीने होते हैं उसमें बड़ी उठापटक होती है, और कौन किस पार्टी में है, जाएगा, रहेगा, नहीं रहेगा। अगर आप पिछले 4 दशक की राजनीति देखें उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 300-400 ऐसे परिवार हैं जिनके लोग जो हैं सभी पार्टी में चुनाव लड़ चुके हैं। यानी कि एक नेता अगर 40 साल राजनीति में है तो शायद यूपी कोई सी एक पार्टी होगी जो छोड़ी होगी, वो हर पार्टी में चुनाव लड़ चुके हैं। ये फैक्ट है, आप डेटा निकाल देखिए। तो इसलिए हम कोई स्थायित्व की बात नहीं कर सकते। बहरहाल जो मुद्दे थे उस पर हमने सवाल पूछे हैं। आप इन विषयों पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमको बताइए। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। और 27 के चुनाव में आपके अनुसार क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, ये भी कमेंट करके आप हमको बताइए। बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने। जय भीम सर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।